आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ जो है यहाँ कैलाश पर्वत से दिल्ली, कटक, अरावली, होते हुए इधर फिर विंध्याचल, फिर ऐसे सतपुड़ा होते हुए यहाँ पश्चिमी घाट तक ये जो रेखा है ये जल विभाजक रेखा है जो कैलाश पर्वत से दिल्ली, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा होते हुए पश्चिमी घाट के अरब सागर में और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो अरब सागर में भारत के 23% जल जो है अरब सागर में मिलती है और इधर बंगाल की खाड़ी में भारत का 77% जल बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये जो जल विभाजक रेखा है इसको वाटर डिवाइडेड जल विभाजक के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा होते हुए पश्चिम घाट कटक तक फैली हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं शब्दकोश उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल नदी जहाँ से निकलती है उसको हम उद्गम स्थल कहते हैं। सहायक नदी, छोटी छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में आकर मिलती है उसको सहायक नदी कहते हैं। द्रोणी, द्रोणी जो है मुख्य नदियाँ और उसकी सहायक नदियों का कुल क्षेत्रफल होता है। द्रोणी नदी का जो द्रोणी होता है ये मुख्य नदियाँ और उसकी सहायक नदियों का कुल क्षेत्रफल होता है। जल संभर, द्रोणी के छोटे रूप को जल संभर कहते हैं। ये पर्वत है जो आप देख सकते हैं, ये पर्वत है। ये दोनों तरफ से जो पानी गिरती है यह तो यहाँ झील का निर्माण, झरना का निर्माण होता है। ये आगे चलने के बाद नदी का रूप ले लेती है। इसको जल ग्रहण क्षेत्र, जो जल जमा होता है उसको जल ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जल जमा हो उसको जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। भारत की नदियाँ जो है उसको मुख्यतः 3 तरह से बांटा गया है। एक, वृक्षाकार नदियाँ, अपकेंद्रीय नदियाँ, अपकेंद्रीय नदियाँ और ट्रेलिस नदियाँ। तो वृक्षाकार नदियाँ जो है, जो इसका उदाहरण सिंधु नदी और गंगा नदी प्रणाली है। सिंधु नदी प्रणाली और गंगा नदी प्रणाली जो है वृक्षाकार नदी तंत्र का उदाहरण है। वृक्षाकार तंत्र में सभी अलग अलग जगह से पानी जमा होकर के एक जगह मिलते जाता है फिर एक नदी का रूप ले लेती है। अपकेंद्रीय नदियाँ एक केंद्र से बाहर की ओर निकलने वाली नदी को अपकेंद्रीय नदी कहते हैं। ट्रेलिस, इस प्रकार की नदियाँ को ट्रेलिस कहते हैं, जो इधर से भी पानी आकर के मिले और इधर से भी आकर के मिले, फिर बीच से नदी गुजरने लगे।
यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 का है। नदी के जो प्रकार है वह क्षेत्रफल के अनुसार 3 प्रकार का है। नदी क्षेत्रफल के अनुसार से 3 प्रकार की है: बड़ी नदियाँ, मध्य नदियाँ और छोटी नदियाँ। वह नदी जिसका कुल क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो तो उसे बड़ी नदी कहते हैं। वह नदी जिसका कुल क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच हो उसे मध्य नदी कहते हैं। और जिसका कुल क्षेत्रफल 2,000 किलोमीटर से कम हो उसे छोटी नदियाँ कहते हैं। तो छोटी नदियाँ भारत में अनेकों हैं, जिसका लेखा सभी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। फिर बड़ी नदियाँ जो है भारत में, बड़ी नदियाँ की संख्या भारत में 14 है और मध्यम नदियों की संख्या भारत में 44 है। मध्यम नदियों की संख्या भारत में 44 है। अब भारत में 2 तरह की नदियां हैं, एक उत्तरी नदियां, एक दक्षिणी नदियां। उत्तरी नदियां को सदाबहार नदियां या बारहमासी नदियां कहते हैं। तो उत्तरी नदियां में मुख्य 3 नदी है: सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। दक्षिण नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां है, जिसका 2 भाग है: पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती है, पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बड़ी नदी जो है भारत में जो 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई में बहती है, इसकी संख्या 14 है। मध्यम नदी की संख्या जो 20,000 और 2,000 किलोमीटर के बीच बहती है, उसकी संख्या 44 है। और छोटी नदी की संख्या एनसीईआरटी में जो है अनेकों छोटी बड़ी नदियां बहती है। सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जो है सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी है। सिंधु की सहायक नदी 5 है: झेलम, चेनाब, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी। ये सब 5 नदी होने के कारण पंजाब के नज़दीक, पंजाब से भी बहती है, इसलिए पंजाब को पंचनद भी कहते हैं। सिंधु नदी और सहायक नदियाँ जो मुख्य झेलम और चेनाब है, ये पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ। इसका 80% जल जो है पाकिस्तान अपने उपयोग में लाता है और 20% जल भारत अपने उपयोग में लाता है। यहाँ आप देख सकते हैं चाइना, ये इंदुस जो है यहाँ से, इंदुस या सिंधु नदी यहाँ से बहते हुए यहाँ पीओके से निकलती हुई यहाँ पे अरब सागर में मिल जाती है। और ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंदुस नदी या सिंधु नदी, दूसरा झेलम नदी, तीसरा चेनाब नदी, चौथा रावी नदी, पांचवा ब्यास नदी, छठा सतलुज नदी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से मेरा चैप्टर का जो है शुरुआत होगा, क्योंकि पहले जो पढ़ा दिए हैं या बता दिए हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन था। एक अच्छे
गुणवत्ता वाले टीचर का ये कर्तव्य होता है कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं अच्छे से आपको बता दूं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी जो है कैलाश पर्वत पे, ये कैलाश पर्वत है, ये मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है, और बोकरचू हिमनद है। बोकरचू हिमनद है। अब बोकरचू हिमनद किसे कहते हैं? तो हिमनद का अर्थ होता है हिम नदी, और हिम का अर्थ होता है बर्फ की नदी। हिमनद का अर्थ होता है बर्फ की नदी। तो बोकरचू हिमनद है वहाँ कैलाश मानसरोवर झील के पास। तो यहाँ से ये जो सिंधु नदी प्रणाली जो है, यहाँ से बहती हुई ये आपको यहाँ से पीओके के माध्यम से ये मिठानकोट से पाकिस्तान में अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी को तिब्बत में सिंधी या खंभन नदी कहते हैं। इस सिंधु नदी जो है कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के पास बोकरचू हिमनद, जिसे हम बर्फ की नदी, हिमनद का अर्थ होता है बर्फ की नदी, से निकलती है। इस नदी को तिब्बत में सिंधी या खंभन नदी कहते हैं। ये सिंधु नदी भारत में डेमचौक में प्रवेश करती है, और ये है काराकोरम, ये जास्कर, ये लद्दाख, और ऐसे होते हुए पीओके में खैबर पख्तूनख्वा जो दर्जिस्तान में पड़ता है, यहाँ से निकलती हुई पाकिस्तान होते हुए पंजाब प्रांत होते हुए पाकिस्तानी पंजाब प्रांत होते हुए यहाँ पंच नदी मिलती है, और यहाँ से मिठानकोट के बाद अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि ये भारत में डेमचौक में प्रवेश करती है, पीओके में खैबर पख्तूनख्वा दर्जिस्तान में प्रवेश करती है, और भारत से जो है भुंजी में सिंधु नदी समाप्त होती है, जो लेह लद्दाख में पड़ता है। यहाँ सिंधु नदी लद्दाख में, यहीं पे कारगिल युद्ध भी हुआ था। इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 होने के कारण लगभग 2900 किलोमीटर भी कहते हैं। यहाँ एक पीओके के पास सकारदू नदी सिंधु नदी से मिलती है। काबुल नदी अफगानिस्तान से होती हुई अटक में सिंधु नदी से मिलती है। ये पंच नदी मिठानकोट में सिंध प्रांत में सिंधु नदी से मिलती है। भारत में यह नदी डेमचौक से प्रवेश करती है, जो आप देख सकते हैं इसमें। यह मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला में 4164 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बती क्षेत्र में बोकरचू के पास एक ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी उत्तर पश्चिम में बहती है और नामक स्थान से भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है, और डेमचौक भारत में प्रवेश करने के बाद सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में बहती है, लेकिन लद्दाख रेंज के अधिक करीब है। नामक स्थान पर
डुंगटी नदी एक तेज दक्षिण पश्चिम मोड़ लेती है और लद्दाख रेंज से होकर गुजरती है, फिर उत्तर पश्चिमी मार्ग लेता है और लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच लद्दाख के लेह क्षेत्र की ओर इसका प्रवाह जारी है। लेह तक पहुंचने के बाद नदी उत्तर पश्चिम मार्ग पर आगे बढ़ती और बटालिक शहर तक पहुंचती है, जो कारगिल जिले में है। यह लेह में जास्कर नदी से मिलती है। सकारदू के पास यह लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर श्योक से जुड़ती है। काबुल नदी अटक पाकिस्तान के पास सिंधु नदी में गिरती है। यह पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की मुख्य नदी है। इसके बाद नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बहती है। इसके बाद यह पाकिस्तान के पश्चिमी और दक्षिणी पंजाब प्रांत में मैदान से होकर बहती है। नदी पाकिस्तान के सिंधु प्रांत की ओर बढ़ती है। मिठानकोट के ठीक ऊपर सिंधु को पंचनाद या पंचनाद से 5 पूर्वी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज का संचित जल प्राप्त होता है। सिंधु प्रांत में नदी बहुत सारी तलछट जमा करती है और कराची के पास अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। अंधी सिंधु नदी डॉल्फिन की एक उप प्रजाति केवल सिंधु नदी में पाई जाती है, जिसे अंधी सिंधु डॉल्फिन कहते हैं।